दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग टेक्निक्स फॉर ऑटिस्टिक चाइल्ड। जो स्वैलीन व्यक्ति हैं, स्वैलीनता वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षण नीतियाँ या उनको सिखाने के लिए कुछ शिक्षण नीतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ टीचिंग टेक्निक्स के बारे में कि इन बच्चों को जब हम कुछ करा रहे हैं, कोई एक्टिविटी सिखा रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें ऑटिस्टिक बच्चे के साथ यूज करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं यूज सिंपल कंक्रीट, यानी कि सरल ठोस भाषा का प्रयोग या सरल वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग। क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि सरल कंक्रीट, यानी कि हम किसी बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या बच्चे को सिखा रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल इंस्ट्रक्शन, सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे, छोटी छोटी बातें यूज करेंगे, बहुत बड़े बड़े वाक्य ना भूल करके उसको साधारण निर्देश देंगे। ठीक है, और वस्तु क्या है यहाँ पर है? सिंपल कंक्रीट, यानी कि हमारी जो वस्तु हम यूज कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एक तो वो सिंपल होना चाहिए, ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो और ज्यादा बड़ा ना हो, और स्पष्ट होना चाहिए और मूर्त रूप में होना चाहिए, उसके सामने होना चाहिए। इस टेक्निक का मतलब है कि किसी ऑटिस्टिक बच्चे के साथ अगर कोई टीचर काम कर रहा है या उसके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिंपल निर्देशों का पालन करेंगे और साधारण वाक्य और साधारण शब्दों का प्रयोग करेंगे उस बच्चे को सिखाने के लिए या समझाने के लिए। और दूसरा, जिस एक्टिविटी को हम कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जो हम टीएलएम यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? एक तो स्पष्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं उसको ए का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और उसके सामने क्या एप्पल का इमेज दे रहे हैं, चाहे वो एप्पल हम किसी फोन में दिखा सकते हैं या फिर हम कोई फ्लैश कार्ड या कोई बुक हो गई, किसी प्रकार की इमेज, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य चीज इसके साथ ना हो ताकि बच्चा विचलित हो जाए या प्रॉब्लम बिहेवियर करे। क्या स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों गिव लिमिटेड क्लियर चॉइसेस, यानी कि हम कह सकते हैं सीमित स्पष्ट विकल्प। बच्चे के सामने क्या है, जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा समस्या आती है या कठिनाई महसूस करते हैं, वो जल्दी से कोई अपनी लाइफ का या छोटे से छोटे कार्य का क्या डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, कुछ हम बच्चे को सिखा रहे हैं उस टाइम पर भी, या उनकी किसी क्रियाकलाप से ले लीजिए, या उनकी कोई वस्तु है या उसकी उनकी इंटरेस्टिंग कोई चीज है, उसमें भी हम क्या चॉइसेस रखेंगे। कोई लिमिटेड 2 चीजें हम कह सकते हैं उसके पसंद की एक्टिविटी। ऐसा नहीं है अगर बच्चे की कोई एक्टिविटी है और उसको 5 एक्टिविटी एक साथ पसंद आ रही है कि ये एक्टिविटी में डांस भी करूंगा या मैं म्यूजिक भी करूंगा या फिर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी करूंगा या मैं रीडिंग राइटिंग भी करूंगा, उस टाइम में हम क्या करेंगे, कोई 2 एक्टिविटी चूज करेंगे जिसमें क्या है बच्चा ठीक से क्या कर सके, उसका सिलेक्शन कर सके या फिर उसको कोई चयनित कर सके, किसी एक एक्टिविटी को वो चूज करे। या उसके वस्तु के साथ हो गया, उसको कई प्रकार की अनेक वस्तुएं पसंद आती हैं, तो क्या करेंगे उन वस्तुओं में हम क्या सीमित चॉइस रखेंगे, उसकी सीमित विकल्प देंगे, उसको क्या करेंगे कोई 2 चीजें रख देंगे उसके सामने ताकि बच्चा अच्छे से उसको चयन कर सके या अपनी चॉइस को कर सके या कोई डिसीजन ले सके। और स्पष्ट होना चाहिए, क्या है स्पष्ट से है कि उसके सामने कोई चीज है अमूर्त होनी, मूर्त नहीं हो। अमूर्त का मतलब है ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजिनेशन करते हैं, तो क्या होता है जब इमेजिनेशन करते हैं उनकी सेंसरीज उनके साथ काम करती हैं तो प्रॉब्लम बिहेवियर करते हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, कोई भी चीज होगी उनके एक रियल ऑब्जेक्ट के साथ उसके सामने रखेंगे हम उन बच्चों के सामने, ताकि वो कोई भी डिसीजन लेने में क्या करें, कठिनाई महसूस ना करें और अच्छे से उस चीज की चॉइस कर सके। तो क्या होगा, हमारी सीमित स्पष्ट विकल्प होंगे, यानी कि गिव लिमिटेड क्लियर चॉइसेस, यानी कि हम उनको कोई 2 चॉइस देंगे जिनमें से वो एक कर सकें और उस व्यवहार को आगे तक बढ़ाते रहें ताकि आगे की लाइफ में क्या है वो अपने लाइफ के डिसीजन स्वयं ले सकें और सरलता से ले सकें, कोई कठिनाई महसूस ना करें। फिर उसके बाद आता है दोस्तों लिमिटेड टाइम एक्टिविटी, यानी कि क्रियाकलाप क्या है सीमित होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि क्रियाकलाप कोई एक्टिविटी हम बच्चे को सिखा रहे हैं क्लास में, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उस बच्चे को वही सिखा रहे हैं, ना बच्चा ठीक से इंटरेस्ट ले रहा है ना ही टीचर ले रहा है। उस जगह पर हम क्या करेंगे, अपनी जो एक्टिविटी चूज करेंगे, क्या करेंगे, लिमिटेड होगी हमारी जो कोई एक्टिविटी होगी, कोई क्रियाकलाप होगा, क्या होगा, लिमिटेड समय होगा उसका। यदि कोई ऑटिस्टिक, माइल्ड ऑटिस्टिक है, हम कहते हैं माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा है, क्या करेगा, अगर 35 मिनट्स कंसंट्रेट करता है किसी एक्टिविटी को करने में या कोई काम सीखने में, 35 मिनट्स वो ले रहा है, तब हमारी जो एक्टिविटी होगी केवल 30 मिनट्स की होगी। 30 मिनट्स में हम बच्चे को क्या, उस कार्य को पॉजिटिवली सिखा सकते हैं और बच्चा इंटरेस्ट के साथ वो कार्य सीखेगा। क्योंकि उसके बाद अगर हम ये 40 मिनट्स कर देंगे, 45 मिनट्स कर देंगे, क्या होगा, बच्चा बिहेवियर करने लगेगा, वो बोर हो जाएगा। इसलिए हमारी एक्टिविटी क्या होगी, सीमित होगी, सीमित। और एक्टिविटी में जो हमारी जो यूज का टीएलएम होगा, यानी कि हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा सीमित होगा। ऐसा ना हो एक्टिविटी हम सिखा रहे हैं रीडिंग राइटिंग की और आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान उसके आसपास रखा है, तो लिमिटेड सामान, लिमिटेड समय, ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। लिमिटेड सामान हो, लिमिटेड समय हो, लिमिटेड चॉइस हो। उसके बाद आता है दोस्तों सॉल्व सेंसरी प्रॉब्लम। जैसा कि हमने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ में देखा कि उनके साथ सेंसरी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। किसी के साथ किसी बच्चे की कंडीशन होती है सेंसरी इंटीग्रेशन की, किसी की होती है सेंसरी डिफेंसेस की। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। उनकी संवेदीय जो समस्याएं हैं, हम एक्टिविटी इस प्रकार चूज करेंगे या ऐसी एक्टिविटी यूज करेंगे जो बच्चे की हाइपर और हाइपो कंडीशन है उसके अनुसार। ऐसा ना हो बच्चा हाइपो है और उसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड टीएलएम यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, फिर क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, सेंसरी डिफेंसेस होगा और बच्चा क्या करेगा, बिहेवियर करेगा उस जगह। तो हमें उनकी संवेदीय समस्याओं को ध्यान में रखकर अपनी एक्टिविटी चूज करनी है। टीएलएम उनका इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बच्चे का व्यवहार ना बढ़े और संवेदी समस्याओं का क्या होता रहे, समाधान होता रहे। उसके बाद आता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ट्रायल टीचिंग। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल टीचिंग में क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे को कोई कार्य सिखाया जाता है। उस कार्य को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। हम कह सकते हैं किसी कार्य का हमने टास्क एनालिसिस कर दिया, किसी कार्य को अगर एक कार्य को हमने 10 भागों में बांट दिया, तो सबसे पहले हम बच्चे को सबसे छोटा कार्य करना सिखाएंगे, सबसे पहला और सबसे छोटा कार्य करना सिखाएंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे और इस टॉपिक को सिखाने के बीच में जो हम बच्चे को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब है किसी प्रकार की सहायता दे रहे हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉम्प्ट हो या वर्बल प्रॉम्प्ट हो। और हम जब बच्चे को जिस टाइम में एक्टिविटी के साथ वर्बल प्रॉम्प्ट या फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं दोस्तों, उस प्रॉम्प्ट को हमें, जब ये एक्टिविटी हमने पूरी एक्टिविटी सिखा दी, उसके बाद जब हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, उस समय तक उस प्रॉम्प्ट का फेड होना जरूरी है। मतलब जब हमने बच्चे को कार्य सिखाया और सिखाने के बाद, सिखाने के समय हमने उसके सिखाने के दौरान जो हमने उसको सहायता दी या कोई प्रॉम्प्ट हमने दिया, उस प्रॉम्प्ट का फेड करना। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे हम अपनी सहायता को फेड करते जाएंगे ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट होकर अपना कार्य कर सके, सीख सके, जनरलाइजेशन कर सके। उसके बाद आता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण। क्या होता है इसमें, अप्लाइड व्यवहार का यानी कि एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे जो कई प्रकार के व्यवहार करते हैं, सामान्य व्यवहार कर रहे हैं और सीमित व्यवहार कर रहे हैं, उसके उन बीच में कोई सीमित व्यवहार है, जो उसके सीमित व्यवहार है, क्या उसमें कोई असामान्य व्यवहार है, क्या समस्यात्मक व्यवहार है। ये एक ऐसा मेथड है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी बच्चे के व्यवहारों का एनालिसिस करके एक सकारात्मक व्यवहार दे सकते हैं, उसको पॉजिटिव बिहेवियर सिखा सकते हैं। कैसे सिखा सकते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है, हम बच्चे के व्यवहारों के अंतरालों को बांट देंगे, उनकी जो इंटरवल रिकॉर्डिंग होगी उसको हम बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, व्यवहार हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। नया व्यवहार सीखने में,
या दूसरा है हम कह सकते हैं अच्छा व्यवहार बढ़ाने में। फिर हम बोल सकते हैं गलत व्यवहार, गलत व्यवहार घटाने में। दोस्तों ये जो है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ये क्या करता है, बच्चों के जो प्रॉब्लम बिहेवियर हैं उन व्यवहारों को क्या करेंगे हम, ये तीन तीन प्रकार के जो हैं या तीन टाइप्स हम बना देंगे या 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर देंगे। उसमें क्या होगा, बच्चा नया व्यवहार सीखने में, यानी कि हमने बच्चे के एक्टिविटी में, जो बच्चा एक्टिविटी सीख रहा है उसमें निम्न प्रकार का वो व्यवहार करेगा, यानी कि अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम बिहेवियर करेगा। उस समय हम क्या करेंगे, यदि उसने कोई सही व्यवहार करा तो क्या हो जाएगा, नया ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई बच्चा नया व्यवहार सीख रहा है, उसके बाद क्या है, जो उसने नया व्यवहार सीखा है उस व्यवहार को हम बढ़ाएंगे, यानी कि कोई उसने अच्छा काम किया उस अच्छे काम को हम बढ़ावा देंगे। और जब बच्चा अच्छा व्यवहार सीखेगा तो गलत व्यवहार भूल जाएगा, और जब अच्छे व्यवहार को बढ़ावा दिया जाएगा तो गलत व्यवहार क्या है, घटा दिया जाएगा। यानी कि जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक ऐसा मेथड है, ऐसी टेक्निक है जो बच्चे के बिहेवियर एनालिसिस करके बिहेवियर पे काम करती है, और बच्चे का जो है निगेटिव बिहेवियर जो होता है वो कम होता है और पॉजिटिव बिहेवियर को क्या है, बढ़ावा मिलता है। उसके बाद है यूज प्रॉपर रेनफोर्समेंट। दोस्तों रेनफोर्समेंट का मतलब है पुनर्वलित करना, पुनर्वलन देना, यानी कि रेनफोर्समेंट करना बच्चे को। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन है उन बच्चों के लिए। रेनफोर्समेंट का मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उनके लिए, उनका सेल्फ मतलब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं रेनफोर्समेंट में। रेनफोर्समेंट सबसे पहले क्या है, हम रेनफोर्समेंट के बारे में जानेंगे। रेनफोर्समेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बच्चा एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है और मोटिव होता है, यानी कि मोटिवेट होता है किसी कार्य को करने के लिए या दोहराने के लिए। दोस्तों रेनफोर्समेंट हम कब यूज करेंगे, जब बच्चा क्या कर रहा है, कोई पॉजिटिव कार्य कर रहा है, जैसे कि बच्चे ने एक्टिविटी, हम एक्टिविटी करा रहे हैं और बच्चे ने कोई पॉजिटिव कार्य किया या किसी कार्य को सीख लिया, तब हम उसको रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। वे गुड, वेरी गुड। रेनफोर्समेंट कई तरीकों का हो सकता है, जरूरी नहीं है हमने ड्यूरेशन टू एक्टिविटी में दे दिया कि वेरी गुड या वेरी गुड, या हम कुछ बोल सकते हैं उसको, शाबाशी दे सकते हैं, क्लैपिंग करके हम रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी के लास्ट में, जैसा कि हमने देखा लिमिटेड टाइम है, वो 35 मिनट्स क्या कर रहा था, कंसंट्रेट कर रहा था, और एक्टिविटी हमारी 30 मिनट्स की हो, और 5 मिनट्स हम ऐसा रेनफोर्समेंट दें ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले। उस 5 मिनट्स में हम बच्चे को डांस कराएं, म्यूजिक कराएं, या उसके इंटरेस्ट की कोई ऐसी एक्टिविटी जो रेनफोर्समेंट के रूप में हम बच्चे को दें, ताकि बच्चा अगला कार्य सीखने में या कोई एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट ले। दोस्तों ये हमारी कुछ टेक्निक्स हैं ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम करने के लिए। इससे क्या होता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी सीख जाता है, और इस तरीके से हम किसी ऑटिस्टिक बच्चे को क्या है, किसी भी कार्य को सिखा सकते हैं, उसकी समस्या तक व्यवहार को कम किया जा सकता है और कार्य सीखने की एक प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यदि इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।